नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा भी तो सुखवान के ईरान की मिसाइलों की बारिश के बीच नेतन्याहू भागे भागे अमेरिका पहुंचे। नतांज हो, इस्फहान हो, फोर्डो हो, कहीं पर भी 9 दिन के बाद भी कोई अपेक्षित सफलता नहीं। उल्टा इजराइल के एक के बाद एक शहर तबाही का मंजर देख रहे हैं साक्षात। ऐसे में एक ही रास्ता था नेतन्याहू के पास और वो रास्ता अमेरिका जाता। भागे-भागे अमेरिका पहुंचे। अब वहां क्या-क्या किए मैं बताता हूं, पूरे सीक्वेंस में खबर लेकर के हम आए। लेकिन जो गए थे फरियाद करने ट्रंप के सामने हाथ जोड़ करके कि आओ मैदान में, अब हम बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। ट्रंप ने सरेआम नेतन्याहू को बेइज्जत कर दिया। कैसे? खबर में आगे। लेकिन ट्रंप और नेतन्याहू के बीच जो ये हुआ है, इसके लिए सिर्फ ट्रंप नहीं जिम्मेदार है। पाकिस्तान, वही नापाक पाकिस्तान जो मुनीर के साथ लंच हुआ था ना, उस लंच की थाली में कुछ ऐसा मुनीर ने कर दिया ना, वो नोबल वाला खेल, जिसके लिए ट्रंप एक तरह से कहें वो दीवानगी या पागलपन में ट्रंप की बदल चुकी। वो बराक ओबामा बनना चाहते और उस पागलपन ने अब ट्रंप को पूरी तरह विचलित कर रखा है। वो नेतन्याहू और इजराइल को भी छोड़ने को तैयार दिख रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओ। पाकिस्तान, ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस चतुष्कोण में भारत की एंट्री ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। खामेनेई ने सीधा नरेंद्र मोदी को, यानी ईरान ने सीधा नरेंद्र मोदी को एक ऐसा टास्क दिया है जिस टास्क ने धर्म संकट पैदा कर दिया है। मोदी इस टास्क में घिर गए हैं। अब भारत की विदेश नीति की एक गंभीर परीक्षा फिर होने वाली है। जयशंकर क्या करेंगे? फिर बेड़ा गर्क करेंगे या कुछ निकलने का रास्ता तलाशेंगे? ये इतने हिस्से हैं आज मिड डे मुद्दा। भाऊ को ले आइए फटाफट स्क्रीन। स्वागत है। लाइए पहली खबर, कंट्रोल रूम दिखाइए खबर। आशीष जी, जी उसके पहले जी। हाँ, मैं आज दर्शकों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हम पहले भी बहुत अपील कर चुके हैं और लगातार आप लोगों ने सहयोग भी किया एक अच्छी पत्रकारिता जिंदा रखने के लिए। और जिस हिसाब से भारत सरकार के नए नए कानून आ रहे हैं, उससे पता नहीं कल क्या होगा। इसके लिए हमने सहयोग मांगा है। न्यूज लॉन्चर का स्कैनर आ गया है, आपको नीचे स्कैनर हम्म, दिखेगा। जो सहयोग आप कर सकते हो करने का प्रयास कीजिए। ना भी करो तो भी हम आपके हैं और आप हमारे हैं। सच्ची खबरें, जो खबरें हैं, जो बिटवीन द लाइंस है, वो आपके सामने विश्लेषित करने का जो हमने प्रण लिया है, वो हमारा कंटिन्यू रहेगा। लेकिन आपके आशीर्वाद के साथ साथ जितना आप शेयर करते हो, हमें सब्सक्राइब करते हो, उसके साथ साथ यदि थोड़ा सहयोग यदि कर पाए तो ये हमें लगता है कि एक हमारी इस मेहनत में आपकी थोड़ी सी मदद होगी। आशीष प्लीज कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल बिल्कुल भाऊ। और हमने पहले कहा था, उस समय स्कैनर भी नहीं था। स्कैनर लेने में हमको 1.5 महीना लग गया कि हमें इस 6 महीने का बैकअप चाहिए कि 6 महीना की कोई भी ऐसी विकट परिस्थिति पैदा हो तो हम 6 महीने सरवाइव कर पाए अपनी पूरी टीम के साथ। फिर आपके पास कोई ना कोई रास्ता तो बना ही लेंगे आने के लिए, बस ट्रेन कहीं भी खड़े होके। खैर, न्यूज पर आते हैं। जरा लाइए खबर। नेतन्याहू पहुंचे अमेरिका। ईरान से जंग में अब होगी ट्रंप की एंट्री। अचानक अमेरिका पहुंचे नेतन्याहू, जेडी वेंस से मिले। जब भारत में रात हो चुकी थी, उस वक्त की ये खबर है। द यरूशलम पोस्ट के मुताबिक ये बैठक उस समय हुई जब अमेरिका ये विचार कर रहा है कि क्या वो ईरान के खिलाफ इजराइल के सैन्य अभियानों में शामिल हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे अगले 2 हफ्तों में इस बारे में अंतिम फैसला लेंगे कि अमेरिका ईरान के खिलाफ हमलों में शामिल होगा या नहीं। ये 2 हफ्ते बहुत है, एक दिन भारी पड़ रहा है। अब देखिए मुलाकात किससे की, ये सिर्फ खबर खबर पूरी हम आपको बताएंगे। ये नहीं कि सिर्फ गए, जाने के बाद वो कितने बेचैन रहे होंगे नेतन्याहू। पहुंचे आईडीएफ चीफ, जो आईडीएफ है इजराइल की आर्मी है,
उसके चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर, रक्षा मंत्री इजराइल के कैट्ज, सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर, ये सारे के सारे मतलब ये समझ लीजिए कि पूरा ईरान, पूरा इजराइल लेके अमेरिका पहुंच गए थे। जितना उनके सेनापति थे सबको लेकर ये पहुंचे। और गुरुवार की रात अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो जो रात गुजरी है वहां की, रात में अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेट भी शामिल हुए थे। हटा दीजिए, यहां तक ठीक है। एक हिस्से पे चर्चा करेंगे लेकिन एक हिस्सा पूरा कर दें। अब नेतन्याहू गए सब लेकर के, बताइए, लाओ लश्कर अपना पूरा लेके चले गए वहां। क्या कहा ट्रंप ने, वो इंपॉर्टेंट है। जरा ट्रंप ने क्या कहा वो दिखाइए। ट्रंप ने कहा, ईरान पर ट्रंप के बदले बदले बोल, इजराइल को ही चेता दिया, कहा फॉर्डो को नहीं कर पाओगे नेस्तनाबूद। ये वही फॉर्डो है जो जमीन के 295-300 फीट नीचे शुरू होता है, जो रिएक्टर जिस पर इजराइल और अमेरिका दोनों की नजर थी। ट्रंप कह रहे हैं इजराइल से कि तुम्हारी औकात नहीं है कि फोर्डो को कुछ कर पाओ, तुम नेस्तनाबूद बहुत दूर की बात है। बताइए, वो आदमी गया था झोला लेकर के वहां पे भिक्षा मांगने, मदद करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। और वो कहे चलो निकलो, अभी हमको चाहिए नोबल वाला इनाम। भाऊ, पहले इस पार्ट पे, फिर नोबल पे और भारत पे आते हैं। इसमें आशीष, ये होना था, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं, क्योंकि ईरान इतना आक्रामक होगा, ईरान इतनी बुरी तरह से डैमेज कर पाएगा इजराइल को, आयरन डोम फेल हो जाएगा, ये सारे जो पैरामीटर्स सोच के इजराइल हमला कर रहा था, वो इजराइल के भ्रम टूट गया। और जब ये खबर आती है कि हमने तो अभी 33% ही हमारा कैपेसिटी का उपयोग किया ईरान की तरफ, जब हम 100% करेंगे तो क्या होगा। हिजबुल्लाह कहता है कि हम साथ हैं। चीन के प्लेन आने की खबर आती है। ऐसे में और इजराइल के दो बड़े शहर जो इजराइल की नाक थे, वहां इजराइल असहाय होकर देख रहा है कि वहां बर्बादी हो रही। इन सारे चीजों के चलते अब एक ही रास्ता था कि अमेरिका सीधा उतरे। अमेरिका अपना 30,000 पाउंड वाला बंकर बम का इस्तेमाल करके ये परमाणु जो क्षेत्र है उसको बर्बाद करे। और जब इजराइल पे हमले हुए तो ट्रंप साहब भी कनाडा से भागे G7 छोड़ के। उन्होंने जब अपने सभी रणनीतिकारों से बात की तो रणनीतिकारों ने ये भी बोला कि ये जो फोर्डो है जो आपने बात की, यहाँ आपका बंकर बम काम नहीं करेगा, क्योंकि वो 200 फीट नीचे तक मार करता है चाहे कितना भी कंक्रीट पड़ा हो। लेकिन ये दो पहाड़ियों से घिरा हुआ है और आधा मील अंदर है। इसको मात्र छापेमारी से ही अंदर घुस के उड़ाया जा सकता है, और वो छापामारी वर्तमान में नहीं के बराबर है। दूसरी बात, ये फोर्डो जो है ये रशिया के मदद से एनर्जी प्लांट लगाया था वहां पे, बिजली संयंत्र, परमाणु बिजली संयंत्र। वह रशियन लोग भी, रशिया भी इसको लेके बहुत आशंकित है और रशिया भी लगातार वार्निंग कर रहा है। और जब ट्रंप ने देखा कि उनके पार्टी में ही दो फाड़ हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में फ्रंट खोलने की कोई जरूरत नहीं है, देश पे कर्जा बढ़ रहा है और ऐसे में खर्चे में कटौती हो रही है। खासकर जो समाज पे खर्चा होता है, सोशल जो स्पेंडिंग है, उस पे कटौती होने की वजह से वहां जनता रास्ते पे है। चारों तरफ से संकट में घिरे हैं ट्रंप। ऐसे में ट्रंप ने खुद ही कहा कि 2 सप्ताह तक हम इंतजार करेंगे। और ये ट्रंप ने खुद नहीं कहा, उसको पता था कि जब वो खुद मीडिया के सामने आएगा तो मीडिया 10 सवाल पूछेंगे। G7 छोड़ के आ गए, कोई तो बड़ा कारण होगा, और 2 सप्ताह क्यों, आपकी हिम्मत नहीं हो रही क्या? तो इन सारी किरकिरी से बचने के लिए उन्होंने अपने प्रेस सेक्रेटरी को आदेश किया, और प्रेस सेक्रेटरी मोहतरमा आई और 2 टूक बात की कि एवरीबॉडी वांटेड टू नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, हियर इज अ मैसेज फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू यू ऑल,
दैट वी विल टेक 2 वीक्स टाइम, 2 सप्ताह बाद। हम्म, नेतन्याहू का प्रॉब्लम ये है कि 2 सप्ताह तक क्या वो टिक पाएंगे? हम्म, 2 सप्ताह तक का लड़ने का बारूद उनके पास है। 2 सप्ताह तक यदि ईरान के मिसाइल ऐसे ही चलते रहे तो क्या वो इंटरसेप्टर्स, क्या इतने एरो इतने आपके पास है कि इजराइल की ईरान की हर मिसाइल को आप ध्वस्त करें? ऐसे में कुछ विश्लेषक जो सामरिक के खेल के हैं, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि आने वाले 1 सप्ताह में शायद इजराइल पे ऐसा समय आए कि उनको चूज करना होगा 10 मिसाइल में से कौन से मारना है और हम्म, बाकी गिरने देना है। जब आप पे ये स्थिति आएगी तो फिर मंजर क्या होगा? हम्म, 1.5 लाख मिसाइल हिजबुल लेके बैठा हुआ है। हम्म, हिजबुल्लाह के पास अमेरिका डायरेक्ट 1.5 लाख। आता है, अमेरिका डायरेक्ट आता है तो चीन, रशिया, नॉर्थ कोरिया ये डायरेक्ट आने की बात कर रहे हैं। तो कई फैक्टर्स है, उन फैक्टर्स को चलते इन्होंने 2 सप्ताह का टाइम लिया और ये 2 सप्ताह ही ये बहुत भीषण समय है इजराइल के लिए। इसलिए इजराइल के आका भागे ये बोलने के लिए कि आप 2 सप्ताह का समय मत लीजिए, तुरंत ज्वाइन करिए, हम्म, क्योंकि युद्ध की तैयारी तो हो चुकी है। हम्म, 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर गल्फ की तरफ मुंह कर गए हैं। हम्म, लेकिन कैरियर आने से मतलब नहीं। भारत और पाकिस्तान के युद्ध में 1970, 71, 72 के समय 7th फ्लीट भी आया था, हम्म, लेकिन युद्ध में भाग नहीं ले पाया। भारत पाकिस्तान का जो निर्णायक युद्ध हुआ, इसमें बांग्लादेश के टुकड़े हुए। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। जब नेतन्याहू गए वहां पे और उन्होंने मांगा, तो फिर उन्होंने तब ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा कि ये भाई तुम्हारे बस की बात नहीं, ये नेस्तनाबूद करने की तुम्हारी बस की बात नहीं है। ये इंटेलिजेंट फेल्योर है इजराइल का, जो इजराइल को ये लग रहा था कि वो हमला करेंगे, आत्मरक्षा का नाम लेंगे और सीधा सीधा इजराइल के ईरान के सारे परमाणु जहां जहां संयंत्र काम कर रहे हैं वो सबको नष्ट कर देंगे। हम्म, तो क्या हुआ, जब आप जरूरत से ज्यादा वजन उठाते हो तो कमर तो टूटेगी। इजराइल को पता ही नहीं था कि वो जो बोरा दिख रहा है उनको 80 हम्म, किलो का, वो 800 किलो हम्म, का है। अब वो अमेरिका को बोल रहे आप हथेली लगाओ। अमेरिका के लोग कहते कि भाई साहब देख के ना, देख के हथेली लगाना, कि आप भी नहीं उठा पाओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी फिर। हम्म, तो ये सारे पेच में फंसा हुआ है। इजराइल लगातार, देखिए अमेरिका में एक पूरी लॉबी काम कर रही है जो बार बार अमेरिका को कहते हैं कि इजराइल अपने स्वार्थ के चक्कर में हमेशा अमेरिका को आगे बढ़ाता है, हम्म, अमेरिका को तवे पे डालता है, अमेरिका गर्म होता है, उसका फायदा इजराइल उठाता है, नुकसान अमेरिका को होता है। आज के डेट में अमेरिका इस युद्ध में उतरेगा तो अमेरिका को नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं। हर युद्ध अमेरिका को ब्लीड करके गया है, अमेरिका को हर युद्ध ने जख्म दिए हैं। ऐसा ही अफगानिस्तान से सामान छोड़ छोड़ के अमेरिका भागा नहीं, वियतनाम ने अमेरिका मार खा के गया, बाकी जगह आर्थिक रूप से मार खा के गया। और आज अमेरिका के जो नए जनरेशन है वो पूछ रही है कि अफगानिस्तान में गए क्यों, क्या गरज थी? हम्म, पूरे विश्व के चौधरी बनने गए, वो अपना घर तो दिख नहीं रहा है आपसे। तो इन सारी बातों का यदि निचोड़ है तो नेतन्याहू को तो पूरी टीम लेके भागना ही था, क्योंकि अब नहीं तो कब नहीं वाली बात नेतन्याहू के लिए है। अमेरिका के लिए है कि अब गए तो क्या होगा। हम्म, बट ये इस स्थिति इस अभी वर्तमान में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अच्छा, नहीं, शांति लेकिन सभी चाहते हैं, हम्म, अमेरिका भी चाहते हैं कि युद्ध बंद हो, ईरान भी चाहता है कि युद्ध बंद हो, हम्म, और इजराइल भी चाहता है युद्ध बंद हो। पहल कौन करेगा? जिसने युद्ध की शुरुआत की है उसी को पहल करनी होगी। हम्म, हम्म,
लेकिन इसमें और ये इसमें जो हाँ, स्थिति है नेतन्याहू ट्रंप में, ये कई जो अमेरिका के थिंकर हैं वो कहते हैं कि इजराइल फायदा उठाता है, लेकिन उससे ज्यादा बहुमत यह है कि अमेरिका इजराइल को मिडिल ईस्ट में प्लेस करके उसका इस्तेमाल किया है। और ऐन वक्त पर ट्रंप जो छोड़ रहे हैं नेतन्याहू को अकेले, उसके पीछे ट्रंप की निजी सनक है। वो निजी सनक है कि कैसे भी नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। उसका नहीं एक देखिए उसका सबूत आ गया, हाँ, मैं दिखा देता हूँ पहले देखिए उस सबूत को। हाँ, लाइए जरा स्क्रीन पर खबर लाइए। ये खबर देखिए, ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार के असली हकदार। ये देखिए उस जो है लंच की अब हकीकत सामने आ गई, हालांकि हम लोगों ने इस पे चर्चा की। पाकिस्तान ने खुलकर किया अमेरिकी राष्ट्रपति का समर्थन। अब इस खबर के भीतर की खबर मैं बता दूं, ऑफिशियल ये अनऑफिशियल नहीं है। औपचारिक रूप से 2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए औपचारिक रूप से आसिम मुनीर ने पाकिस्तान ने ट्रंप का नाम प्रस्तावित कर दिया है। लेकिन ट्रंप ने क्या बयान दिया है वो देखिए। ट्रंप ने पोस्ट किया है कि ट्रंप को लगता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं जीत पाएंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि मुझे ये बताते हुए हुए खुशी हो रही है कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ मिलकर हमने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और रिपब्लिक ऑफ रवांडा के बीच संधि कराई है। दोनों के बीच का युद्ध दशकों से हो रहे रक्तपात के लिए जाना जाता रहा है। यह अफ्रीका के लिए बेहतरीन दिन है और दुनिया के लिए भी बेहतरीन दिन है, लेकिन मुझे इसके लिए शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने के लिए भी मुझे नोबेल नहीं मिलेगा। सर्बिया और कोसोवा के बीच युद्ध रुकवाने के लिए भी मुझे शांति का नोबेल नहीं मिलेगा। मिस्र और इथियोपिया के बीच शांति बहाली के लिए भी नोबेल नहीं मिलेगा। मतलब इस बहाने इस पोस्ट में उन्होंने ये बता दिया कि वो नोबेल के लिए कितने एलिजिबल हैं। उन्होंने क्या या तो अभी कांगो क्या वाला है क्या है क्या है आशीष, ये हाँ वो है कि जब किसी को फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिलता तो वो हाँ गायक वो कहता है कि भाई हाँ मैंने क्या है, मेरे वो गाना बहुत हिट हुआ लेकिन मैं हम्म, थोड़ी हकदार हूँ। वो गाना हम्म, भी मेरा हिट हुआ लेकिन ये थोड़ी हकदार हूँ। इस गाने को लोगों ने सर पे लिया लेकिन मैं थोड़ी हकदार हूँ। ये तुम्हारी टीस है, ये तुम्हारी टीस है। सबसे हम्म, पहले ऐसा है कि कोई देश नोबेल पारितोषिक प्रपोज करे और वो मिले, ऐसा होता नहीं। हाँ, नोबेल शांति पुरस्कार एक कमिटी बैठती है और बहुत सारी उसमें फैक्टर्स है। दूसरी बात, हर आदमी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी नोबेल प्राइज लेने का बड़ा कीड़ा था है। मतलब हाँ, उनको भी लगता है कि हमको मिले, क्योंकि वो कभी कई जगह आज जंग में कूदते हैं। वो वहां पे इसराइल सॉरी यूक्रेन और रशिया के बीच में शांति वार्ता के लिए, या हमास और इसराइल के बीच में शांति वार्ता के लिए एकदम बार बार कि नहीं भारत कर सकता है, रशिया भी कहता है, यूक्रेन भी कहता है। ये जो सारी चीजें होती है, अच्छा होता क्या है आशीष, आपके घर में कुछ लोग होते हैं, वो आपकी महत्वाकांक्षाओं को हमेशा बढ़ाते रहते हैं। हम्म, जैसे योगी जी के पास आपके यहाँ लोग हैं जो बार बार उनके प्रधानमंत्री की उम्मीदवार बताते हैं। हम्म, हमारे यहाँ देवेंद्र फडणवीस को बार बार लोग कहते थे कि नरेंद्र के बाद देवेंद्र ही हम्म, है ना। ये महत्वाकांक्षा को हवा देने वाले कुछ चाटुकार आपके आसपास होते हैं। वैसे ही मुनीर इसी एक चाटुकारिता से होता है। मुनीर के क्या बाप का जा रहा है मुझे बताओ, नोबेल प्राइज उसने बोल दिया दे दिया। ना हम्म, नोबेल प्राइज का कोई लेना देना पाकिस्तान से। और कम से कम जो देश आतंक का समर्थन करता हो, वो शांति का नोबेल प्राइज के लिए किसी का नाम, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कोई नहीं। हम्म, इससे ज्यादा कोई हास्यास्पद बात नहीं। मतलब एक व्याभिचारी आदमी किसी महिला को सती सावित्री होने का सर्टिफिकेट दे, हम्म, ये ऐसे ही मुनीर का है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आप क्या युद्ध में जाने के बाद ब्रांड अमेरिका रहेगा क्या? ब्रांड आरओ रहा क्या? ब्रांड F-35 रहा क्या? ब्रांड बंकर बम रहा क्या? रहेगा क्या? आपके पास सामरिक ताकत बहुत है, आप चारों तरफ से घिर के नेस्तनाबूद कर सकते हो, लेकिन फिर अंतरराष्ट्रीय कानूनों को आप क्या जवाब दोगे? हम्म, ईरान ने ऐसा क्या बिगाड़ा आपका? क्योंकि ईरान ने अभी तक किसी भी बेस पे हमला नहीं किया।
और अंतर्राष्ट्रीय कानून यही कहता है कि यदि आपका नुकसान कोई करता है तो उतना ही नुकसान आप करोगे, हम्म, पूर्ण रूप से बर्बाद नहीं करोगे। हम्म, इसी के तहत भारत हमेशा, आपको देखा होगा कि भारत पे जब आतंकी हमला होता है तो भारत आतंकियों के ठिकानों नष्ट करके जवाब देता है। आपके आतंकियों ने हमारे यहाँ 26 लोग मारे, हमने घुस के आपके आतंकियों के शिविर खत्म कर दिए। बराबरी का अंतर्राष्ट्रीय कानून भी ये हमें अधिकार देता है। लेकिन हमने आतंकी हमला होने की वजह से पूरे पाकिस्तान पे बमबार्डिंग करना शुरू कर दी, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत हम भी अपराधी हुए। हम्म, ये कुछ इस विश्व में कानून भी लागू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी भी है जिसको आपको जवाब देना है। दूसरी तरफ एक इजराइल के लिए और टेंशन का मामला है कि यूरोपियन यूनियन के 3 बड़े देश हम्म, जेनीवा में ईरान के लोगों से मिल रहे शांति स्थापित करने। हम्म, कल यदि शांति स्थापित होती है तो इजराइल के नेतन्याहू को उसके देश में सवालों के जवाब देने, वो भारत नहीं है जहां प्रधानमंत्री आके कुछ भी झूठ बोल के चला जाए, अपने मन की बात कहती चला जाए और लोग थाली और ताली बजाने लगे। वो इजराइल है। वो इजराइल की जनता पूछेगी कि ये युद्ध क्यों किया, आज जो बर्बादी हमारे यहाँ हुई इसका जिम्मेदार कौन, जो आर्थिक कुचक्र में हम फंसे हैं अब इसका जिम्मेदार कौन, क्यों किया आपने, जब शांति ही आपको करनी थी। तो ऐसा तो नहीं था कि ईरान ने आप पे हमला किया और फिर आपने रिटेलिएशन में आप पे हमला किया, हमास ने हम्म, आप पे हमला किया, आपने हमास का नुकसान किया, समझ सकते हैं। लेकिन ईरान चुपचाप बैठा है और आप घुस के मार रहे हो उसको ये बोल के कि आपके यहाँ परमाणु बम बन रहे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कह रही है कि ये परमाणु बम के कार्यक्रम पे काम ही नहीं कर रहे 2009 से। कौन सा एक अमेरिका कहता है कि हाँ वो बम बना रहे हैं। अमेरिका ने तो सद्दाम हुसैन को भी कहा था कि केमिकल बम बना रहे हैं, उसके लिए ब्रिटेन को माफी मांगनी पड़ेगी। हम्म। तो अमेरिका तो अपने स्वार्थ के चक्कर में लोगों को आरोपित करके उस देश को बर्बाद करता है, क्योंकि उनको इराक के यही ऑयल फील्ड चाहिए थे, उनको ईरान के हम्म, ऑयल फील्ड चाहिए। हम्म, सारा खेल तेल के व्यापार का है। हम्म। यही मैंने कहा था इसी बात पे कि ट्रम्प ट्रम्प को ऐसा नहीं है कि वो शांति चाह रहा है, वो नेतन्याहू को भी फंसा रहा है, खुद भी फंस रहा है, उसको कुल मिलाकर के अपना व्यक्तित्व वो बेसिकली वो मोदी मोदी फोबिया से ग्रस्त है। मोदी पड़े हम्म, कि ट्रम्प पड़े इसलिए फैसला हम लोग नहीं कर पाया। लेकिन जयशंकर और मोदी के लिए ईरान ने एक नई चुनौती दे दी है, नए मुझे रास्ते पे घेर दिया। मुझे मुझे एक कमेंट, मुझे एक अपने कार्यक्रम के नीचे जो कमेंट आते हैं सोशल मीडिया पे, उसमें एक ने पूछा कि आप बताइए कि आपको मोदी और अ, ट्रम्प में कौन बड़े लगते हैं। हम्म, सटायर था। मैंने बोला मुझे हम्म, कोई बड़े नहीं लगते, ये कुंभ के मेले में बिछड़े हुए दोस्त दुआ भाई हैं। हम्म। तो जो मोदी फोबिया आपने कहा कि उसी से ग्रस्त है। हाँ, ये उसी तरह से ये अभी देखिए आप अगला जो मैं कहा ना भारत भारत जब ये चतुष्कोण बना पाकिस्तान ईरान इजराइल अमेरिका तो इसमें भारत अछूता नहीं है। एक नया टास्क दे दिया है, अब जयशंकर और मोदी क्या करेंगे ये सवाल है। यहाँ पर परीक्षा भारत की भी बीच बीच में हो रही है। बिल्कुल भारत है। के लिए ईरान ने अपना एयरफील्ड खोला, उसको हमारी मोदी मीडिया ने कहा कि इसे कहते हैं मोदी की कूटनीति। ईरान टेस्ट कर रहा है, ट्रायल ले रहा है, उसने एयरफील्ड खोल के भेजा, एयरफील्ड अपना एयर 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 स्पेस खोला। अगर कोई रिस्क होता तो पूरी दुनिया में कुछ भी उस पर होता उसके विमान पर, तो पूरी दुनिया में बिल्कुल इजराइल पर थू हो जाती। भारत पहुंचा है, अब भारत उसने टास्क जो दिया है, लाइए खबर लाइए, खबर लाइए। कूटनीति किसको कहते हैं देखिए। इजराइल ने हम पर हमला किया, भारत इसकी निंदा करे, मित्र देश से ईरान की खास अपील। अब हटा दीजिए, यहीं पे असली खेल यहां पर है। आखिरी जो हमने न्यूज लाई, एससीओ संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन, रूस चीन भारत, संघाई सहयोग संगठन ने प्रस्ताव पारित किया था दूसरे ही दिन, जैसे ही इजराइल ने बम्बार्डमेंट किया, मिसाइलें गिराई ईरान में, दूसरे दिन एक प्रस्ताव पारित किया एससीओ ने ईरान इजराइल के खिलाफ, ईरान के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। भारत ने आनन फानन में मतलब होता ना कि आधा घंटा बैठ के सोच विचार,
शायद सोचा विचारा नहीं, तुरंत कहा क्या, नहीं हम इस प्रस्ताव से खुद को अलग करते हैं, अलग हम करते हैं। इजराइल की निंदा नहीं करेंगे। अब बताइए, उसने एयर स्पेस खोल करके आपके देश के सामने आप अपनी पीठ भी ठोक रहे हो। उसके उसके जो है, साथ ही उसके साथ ही हाँ, यूनाइटेड नेशंस के महासभा में जो प्रस्ताव आया, हाँ, वो तो उसमें गजब भाग पे गए। था, गजब पे, गजब पे था वो, भाग गजब गए। पे। गाजा हाँ, गाजा पे था, वो भाग गए उसमें से। हाँ, हाँ, मतलब आप इजराइल को कभी भी अ, ये नहीं मानते, गलत नहीं हुँ, मानते, हुँ, तो आप दोनों नाव में सवार हो। एक हाँ, समय तो आएगा कि आपको एक नाव पकड़नी होगी। हाँ, और आपने सही कहा कि उसने आपकी परीक्षा ले रहा है, वो हुँ, उसने एयरफील्ड खोल दिए। हुँ, और जब अब हुँ, यदि ये युद्ध बढ़ा और 10 दिन भी, तो फिर क्या आने वाले समय में ये जो तेल का आना जाना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हुँ, हुँ, यदि ये बंद हो गया हुँ। और चाइना के लिए सिर्फ खुला रहता है और भारत को वो कंसेशन नहीं देगा ईरान, तो भारत क्या करेगा? भारत के कितना नुकसान व्यापार उठाया। का भविष्य ईरान से जुड़ा है, व्यापार का भविष्य, अफगानिस्तान का रास्ता, चाबहार पोर्ट जहां पे पार्टनरशिप हुई थी, अफगानिस्तान का रास्ता, रूस का रास्ता, यूरोप का रास्ता, ये सब हार्म रास्ता जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट। हार्मुज हार्मुज हाँ, द स्ट्रेट ऑफ सिक्सटी हार्मुज, परसेंट 60% अपना तेल वहां से आता है। हाँ, क्या सिक्सटी होगा? परसेंट अब लेकिन क्या करेंगे जयशंकर भाऊ, मैं स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूँ। मुझे, हाँ, उप प्रमुख जो इजरायली दूतावास में मिशन के उप प्रमुख हैं, मोहम्मद जावेद हुसैनी, उन्होंने ये बोला है, स्पष्ट शब्दों में बोला है कि पाकिस्तान को ही बोला कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख व्हाइट हाउस में जो लंच करके आए हैं, उस पर ईरान ये उम्मीद करता है कि पाकिस्तान कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जो ईरान के लिए नुकसानदेह हो। लेकिन साथ में असली चीज उन्होंने क्या कहा, भारत ग्लोबल साउथ का अगुवा है। देखिए, पूरी तारीफ के साथ अगुवा है। ईरान को उम्मीद है कि एक संप्रभु देश पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाली इजरायली कार्रवाई की नई दिल्ली निंदा करेगा। ये मामूली नहीं, कूटनीति इसे कहते हैं कि न निगलते एग्जैक्ट, बने न उगलते बने। गूगल के बने। निंदा करेगा। उन्होंने कहा, हमारा मानना है कि भारत सहित हर देश को इजरायली सैन्य कार्रवाई की निंदा करनी चाहिए, ईरान के साथ उनके संबंधों के कारण ही नहीं, बल्कि इसलिए कि ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। उल्लंघन कर। अब बताइए, यहीं पर कहा मैंने जो कि ये इतनी बड़ी परीक्षा है आपके चीन के, आपके ईरान के साथ। सोनिया गांधी का, अब यहाँ सोनिया गांधी भी चर्चा में आती है। सोनिया गांधी अभी बहुत तबीयत खराब थी, अभी अभी गंगाराम से जो है वो की गई हैं, घर भेजी गई हैं। लेकिन उनका एक आर्टिकल, उन्होंने अस्पताल में रहने के दौरान कुछ लिखा पढ़ा, इलाज के दौरान, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका एक आर्टिकल शेयर किया। अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल लिखा था राहुल गांधी ने, देश भर में कोहराम मच गया था, फडणवीस से लेके उस सब के सब लेके आने लगे थे आंकड़े। तिलमिला गए थे। हाँ, तिलमिला गए थे। सोनिया गांधी ने जो आर्टिकल लिखा उसका सार बताऊं, उन्होंने कहा है कि भारत को ये वक्त है, मोदी को, भारत को, कि कम से कम विदेश नीति को बचा ले। मोदी जी ने बहुत कबाड़ा कर दिया है विदेश नीति का। ईरान हमें हमारा बहुत पुराना पार्टनर है और दोस्त रहा है, और एग्जाम्पल के साथ डेट वाइज भक्तों को अगर पढ़ लेंगे ना भक्त, नहीं, तो उनको यकीन नहीं होगा भाऊ, डेट वाइज कि आप कश्मीर पर आप आप एकदम विपरीत बात कर रहे हो। आप कह रहे नहीं। हो कि अंधों को यदि कुछ, अंधा यदि ये देख ले अशोक जी, अंधा कैसा देख हम्म, सकता है? भक्त ये ना, मतलब कुपढ़ है। हाँ, पढ़ाई लिखाई लिखाई से भक्तों का कोई काम नहीं। जो भक्त होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं। ये अंध भक्त मैं है। आखिर में बता दूं, उस ये तथ्य इसलिए बता दे रहा हूँ चलते चलते, क्योंकि ये जो अभी हमने किया ये अलग विषय था। जो ईरान ने हाँ, कहा है भारत को टास्क दिया है अलग, लेकिन फिर एक वीडियो लेकर के आते, दर्शक भी कई बार कहते हैं ना कि आप लोग बार बार जबरन खाली वीडियो लाते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है, इसको इसी में जोड़ रहे हैं
जो लिखा है उन्होंने अंग्रेजी अखबार में जो आर्टिकल लिखा, उन्होंने लिखा है सोनिया गांधी ने, ईरान भारत का पुराना मित्र रहा है, हमारे साथ गहरे संबंधों से बंधा हुआ है। जम्मू कश्मीर सहित, गौर से सुन ले भक्त, जम्मू कश्मीर सहित महत्वपूर्ण अवसरों पर ईरान ने भारत का समर्थन किया है, ये इतिहास रहा है। 1994 में ईरान ने कश्मीर मुद्दे पर मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग में भारत की आलोचना करने वाली प्रस्ताव को रोकने में मदद की थी। जम्मू कश्मीर पर जो प्रस्ताव लाया पाकिस्तान के साजिश से आया, भारत की आलोचना की, उस प्रस्ताव को रोकने में मदद की किसने हमारी? वो मदद की थी ईरान ने। सोचिए आप, भारत इजराइल के जो संबंध हैं वो हाल के दशकों में विकसित किए गए। उन्होंने इजराइल के खिलाफ भी नहीं बोला। कहा ये स्थिति हमारे देश को नैतिक जिम्मेदारी और कूटनीतिक लाभ देती है ताकि तनाव कम करने और शांति के लिए पुल के रूप में काम किया जा सके। लाखों भारतीय नागरिक पूरे पश्चिमी एशिया में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र में शांति को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित का मुद्दा बनाता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा मोदी सरकार जो है, इस मानवीय आपदा के सामने मोदी सरकार ने शांतिपूर्ण 2 राज्य समाधान, द्विराष्ट्र समाधान के भारत की दीर्घकालिक और सैद्धांतिक प्रतिबद्धता को त्याग दिया, जिसके साथ अटल जी खड़े थे, द्विराष्ट्र सिद्धांत, जो एक संप्रभु स्वतंत्र फिलिस्तीन की कल्पना करता है और जो आपसी सुरक्षा और सम्मान के साथ इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले द्विराष्ट्र की कल्पना करता है। अभी बहुत देर नहीं हुई है, सोनिया गांधी ने भी कहा, अभी बहुत देर नहीं हुई है। अभी भी अगर कूटनीतिक रूप से और अपने पुराने रिश्तों को देखते हुए मोदी जी विदेश नीति पर काम करें, तो वक्त अभी भी है हमारे पास, देर नहीं हुई। इसीलिए मैंने फाइनल कमेंट में कहा कि जयशंकर और मोदी देखिए, क्या करेंगे, क्या करेंगे? एक अनुमान। आशीष, आशीष, हमें नहीं, जयशंकर और मोदी कुछ नहीं करेंगे। इनसे जो भी कुछ करवाएंगे अमेरिका करवाएंगे। हम्म, हम्म, देखिए, आपको ये देखना है कि आप अमेरिका के दरबार में नृत्यांगना बन के नाच रहे हो हम्म, कि यूनाइटेड नेशंस के सभा में इज्जत से हम्म, बैठ रहे हो। हम्म, यदि आप यूनाइटेड नेशंस को मानते हैं तो फिर यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी ने जब एक हम्म, क्लीन चिट दे दी कि ईरान में कोई न्यूक्लियर बम बन ही नहीं रहा है, 2009 से ये कार्यक्रम बंद है, और यदि हम्म, यूनाइटेड नेशंस की उस एजेंसी की बात माने तो फिर इजराइल ने ईरान पर हमला किया, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए किया। हम्म, आत्मरक्षा के नाम पर आप वो कारण दे रहे हैं जो कारण यूनाइटेड नेशंस ने नकार दिया है। हम्म, मेरे भैंस को डंडा क्यों मारा, तेरा बाप का वो क्या खाती थी? सवाल वो है। जबरिया आप यदि हम्म, करोगे, अमेरिका कहता है कि ये बम बना रहा है। नेतन्याहू का आपने 1998 से लगातार वो रोज भजन गा रहे हैं कि आज बन रहा है, कल बन रहा है, आज बन रहा है, कल बन रहा है। हम्म, शेर आया वाली बात हो गई उनके लिए, पूरे विश्व के लिए। तो 98 में ही चंद सप्ताह में बनना वाला था, तो अभी तक क्यों नहीं बना? हम्म, अब अमेरिका कहता है कि हमारे पास खुफिया जानकारी है कि वो बन रहा है। अमेरिका की खुफिया जानकारी कैसी है, वो इराक में सारे विश्व ने देख ली। हम्म, अमेरिका की कोई जानकारी नहीं होती, वो जबरदस्ती किसी को बदनाम करके वहां अपना व्यापार हित साधता है। अमेरिका को अपना व्यापार हित साधना है, इजराइल को, ईरान को नेस्तनाबूद करना है, इसलिए कोई कारण चाहिए। लेकिन भारत को क्या मिलेगा? ईरान यदि कल बर्बाद हो जाता है तो भारत का भी एक मित्र बर्बाद होगा, भारत का एक स्रोत है तेल का, वो बर्बाद होगा। अमेरिका ने एक समय पाकिस्तान को साथ में रखा, फिर पाकिस्तान को डंप किया, आज फिर पाकिस्तान के गले पर हाथ डाल। अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत आगे बढ़ाया, बाद में यूक्रेन के पैरों के नीचे से सीढ़ी खींच ली। अमेरिका ने हमेशा किसी को यदि यूज किया है तो उसको डंप भी करते हैं। अब भारत क्यों अमेरिका के हाथ खेल रहा है, ये सिर्फ मोदी जी और जयशंकर जाने। अभी भी कि अडानी का इंटरेस्ट इजराइल में है, इसलिए आप इजराइल के पक्ष में हैं। अमेरिका, अडानी फंसा हुआ है अमेरिका में, इसलिए आप अमेरिका के सामने दरबार में हाजिरी भर रहे हैं।
ये सारे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी को देना होगा। और विदेश नीति ये सालों से निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। कोई भी सरकार आए तो मेरे हिसाब से विदेश नीति चलेगी, ऐसा नहीं है। ये अपने पुरखों की हुई कमाई है। एक झटके में आप उसको बर्बाद ना करें, क्योंकि फिर पटरी पे लाने के लिए जिंदगियां लग जाएगी। एक राष्ट्र को फिर से 100 साल की मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं खैर, अब इस चर्चा के आखिर में बस इतना ही समझ लीजिए, विदेश नीति का एक बहुत बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। इस पे जो है आप अलग से भी एक चर्चा करके 10-20 मिनट की चर्चा हो सकती है। मोदी जी ने कल उड़ीसा में क्या कहा? ट्रंप ने कॉल किया, कहा आइए बातें करेंगे, खाना खाएंगे। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे महाप्रभु की धरती बुला रही है, वहां जाना। आप कल्पना कर सकते हैं, ये मतलब कॉमेडी शो देश में चल रहा है, कपिल शर्मा नाइट चल रहा है पूरे देश में। ट्रंप ने थोड़ा कहा था कि 2 BHK तुम्हारे लिए बुक कर दिया हूं, आओ यही बस जाओ। लंच करने के लिए बुलाया होगा, खाना खाने के लिए बुलाया, बात करने के लिए। 2 BHK या पेंट हाउस देकर के अगर वहां पे परमानेंट वीजा दिया हो, तब बताओ 17-18 तारीख को आप लौट आते हो, उड़ीसा 20 को जाना है। पूरे देश को मूर्ख समझ रखा है। कितना झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं कि 35 मिनट ट्रंप को हड़काया, और आपके हड़काने के 4 घंटे बाद ट्रंप ने फिर कहा इन दोनों देशों के बीच में मैंने संधि करवाई। झूठ पर थप्पड़ मारा उसने। अब बताओ ना, कैसे इस देश को वाकई एक कहने में अगर मतलब मैं अपनी जिम्मेदारी पर आपत्तिजनक अगर लगे, इस देश को निहायत मूर्ख नरेंद्र मोदी ने समझा है। और इस आदमी से झूठा इस धरती पर न जन्मा था और न जन्मेगा, भूतो न भविष्य, न जन्मा था न जन्मेगा। अब बताओ, बीच में खड़े होकर कि महाप्रभु की धरती पे आना था, इसलिए मैंने विनम्रता से कहा कि नहीं आपके, मैं अभी ना बात करूंगा ना आपके साथ लंच करूंगा। अरे भाई साहब, 2 दिन में तो आप 5-6 देश घूम आते हो। नहीं, आने अमेरिका के बाद तो आप बताओ कि नहीं जा सकते अरे थे वहां। आने के बाद तो बिहार गए, बिहार गए आने के बाद, और उसके बाद पहले बिहार महाप्रभु। गए, फिर महाप्रभु तो सेकंड नंबर पे आपने लगा दिया। पहले तो आपने सिवान, इसका मतलब महाप्रभु को लाइन में आप दूसरे नंबर पे खड़ा किए है। बताइए, महाप्रभु सेकंड नंबर पे आप आए, आ करके अमेरिका से जब यहाँ पर लैंड किए थे, तत्काल आपको फिर से एक बार उड़ान भरनी चाहिए थी पुष्प विमान पे, जाते पहले नहीं महाप्रभु को तो प्रणाम करते। हमको समझ में आता है कि हमारे जिले में मोदी जी इसलिए नहीं आ रहे कि कोई बड़ा तीर्थ क्षेत्र नहीं है, क्योंकि उनको कोई ना कोई बुलाता है। कभी माँ गंगा बुलाती है, कभी शिव बुलाते हैं, कभी राम बुलाते हैं, कभी महाप्रभु बुलाते हैं। वो जनता के बुलावे पे नहीं जाते। प्रधानमंत्री जनता के आंसू पोंछने नहीं जाते हैं। प्रधानमंत्री पहलगाम जाने में डरते हैं। प्रधानमंत्री मणिपुर जाने में डरते हैं। नहीं, काश एकाध कोई बड़ा मंदिर मणिपुर में होता, काश एकाध ज्योतिर्लिंग मणिपुर में होता, तो फिर मणिपुर जाके कहते कि ज्योतिर्लिंग ने मुझे बुलाया है तो मैं आया हूं। नहीं, एक बात है, आखिर में एक भी बात कहेंगे, वाकई 56 इंच की छाती है मोदी जी की। जो आदमी भगवान को भी धोखा देने का प्लान कर सकता है, क्या महाप्रभु को नहीं पता है? 56 की छाती है भाई। इंसान छोड़िए, भगवान को आदमी दिन दहाड़े धोखा देता है। महाप्रभु अगर वाकई होंगे, इसका मतलब ये आदमी आस्तिक नहीं हो सकता। अगर महाप्रभु होंगे तो मन जानते नहीं होंगे कि कहां कहां तुम क्यों जाते हो, हमारे लिए आए हो यहाँ कि उड़ीसा की जनता के आंख में धूल झोंकने के लिए आए हो। चलिए इजाजत दीजिए, हमें अगला कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, ईरान इजराइल युद्ध का जो लेटेस्ट अपडेट है वो लेकर के हम आ रहे हैं आपके पास बस थोड़ी देर में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।